मैं हरिराम आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आज हम देखते हैं मौर्य काल। तो मौर्य काल का हम आज इस लेसन के अंदर देखेंगे जानकारी के स्रोत, यानी हमें जानकारी के स्रोत क्या क्या मिले थे, और उसमें भी हम देखेंगे हमारा पहला स्रोत यानी कौटिल्य की अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर मौर्यों के बारे में या उनकी राजधानी के बारे में या उनके शासकों के बारे में क्या क्या डिटेल दे रखी है वो हम आज देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आइए देखते हैं, हमारे साथ बने रहिए। हेलो दोस्तों, मैं हरिराम आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आज हमारे इतिहास की शुरुआत हो चुकी है। तो भारत के इतिहास के अंदर हम आज देखेंगे मौर्य काल। तो इसको, और यह महत्वपूर्ण बिंदु है जो मौर्य काल कहते हैं मौर्य काल। तो भारत के इतिहास में मौर्य काल है वो हम इन आधारों पर पढ़ेंगे। ये आधार है हमारे जानकारी के स्रोत, वंशावली क्रम के अनुसार अध्ययन, प्रमुख अधिकारी और राजस्व, प्रांतीय और सैन्य प्रशासन। इन सबको ध्यान में रखते हुए देखते हैं मौर्य काल। यानी मौर्य काल का क्या टाइम पीरियड था। तो मौर्य काल का टाइम पीरियड था ईसा पूर्व का 323 ईसा पूर्वी से 184 ईसा पूर्वी तक। ठीक है, कुछ गाइडों में हमें 185 ईसा पूर्व भी मिलता है, तो हमें 184 ईसा पूर्व पढ़ना है। ठीक है, तो जानकारी के स्रोत देखते हैं मौर्य काल के। तो जानकारी के स्रोत इसके अंदर आते हैं कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक। ठीक है, कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, पहला तो इसके अंदर ये है। दूसरा आता है मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक, यानी मेगस्थनी कौन था, मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी और उस पुस्तक के अंदर उसने क्या क्या वर्णन किया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी रुद्रदामन जो शक शासक था उसका जो जूनागढ़ अभिलेख है उसके अंदर भी मौर्यों का जो वर्णन कर रखा है वो क्या क्या है वो डिटेल भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, और एक आता है विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस, उसके अंदर क्या वर्णन मिलता है, सोमदेव का कथा सरित सागर। ठीक है, सोमदेव के कथा सरित सागर के अंदर क्या दे रखा है, और अशोक के अभिलेख, यानी महत्वपूर्ण अभिलेख है जितने भी है वो सारे अशोक के ही हैं। और मौर्य शासकों के अंदर अभिलेखों का जो वर्णन कर रखा है वो ज्यादातर अशोक के ही है। उसके अलावा कुछ और भी है, जैसे सिंहसी अनुश्रुतियां, दीपवंश, महावंश भी दे रखा है उसके अंदर, और क्षेमेंद्र की वृहद कथा मंजरी पुस्तक भी दे रखी है। ये भी अन्य है, लेकिन महत्वपूर्ण स्रोत तो हमारे एग्जाम की दृष्टि से यही है। तो इनको देखते हैं, कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के अंदर मौर्यों के बारे में क्या क्या दे रखा है वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, मौर्यकालीन इतिहास को जानने का यह महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है वो मौर्य काल को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अर्थशास्त्र राजनीति व लोक प्रशासन पर लिखी हुई पहली प्रमाणिक पुस्तक है, यानी ये एक प्रमाणिक पुस्तक है, कोई श्रुति नहीं है जैसे वो सिंहसों की अनुश्रुतियां दे रखी थी, दीपवंश, महावंश, वैसी कोई अनुश्रुति नहीं है। यह एक प्रमाणिक पुस्तक है। इस पुस्तक में न तो, और इस पुस्तक के अंदर हमारे न तो किसी मौर्य शासक का नाम का उल्लेख है और न ही पाटलिपुत्र के नाम का उल्लेख है, यानी जो मौर्यकालीन शासकों की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, ना तो उस पाटलिपुत्र का राजधानी का उल्लेख है और ना ही किसी मौर्य शासक का उल्लेख है। ये पुस्तक थी कौटिल्य की। तो कौटिल्य के अन्य नाम देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या है, विष्णुगुप्त, चाणक्य और भारत का मैक्यावली। ठीक है, ये तीनों नाम हमें ध्यान रखने, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आगे अर्थशास्त्र को 6 अधिकरणों में बताया गया है, यानी अर्थशास्त्र को जो है हमारे इतिहास के अंदर जो 6 अधिकरण है, यानी इसके 6 पार्ट बताए गए हैं। ठीक है, इसमें से मतलब देखते हैं तो पहला अधिकरण है उसको कहते हैं विनयाधिकारिक, यानी राजा के अनुशासन संबंधी जो जानकारियां है वो इसके अंदर दे रखी है। द्वितीय अधिकरण इसके अंदर आता है, उसे कहते हैं अध्यक्ष प्रचार, यानी 26 अध्यक्ष थे, इसके अंदर उन सारे अध्यक्षों का जो कार्य होता है वो द्वितीय अधिकरण के अंदर आता है। तीसरा अधिकरण इसके अंदर आता है दीवानी न्यायालयों से संबंधित, यानी धर्म स्थानीय धर्म के जो भी विवाद होते हैं धर्म स्थानों से संबंधित वो सारे इसके अंदर आते हैं। और चौथा हमारा इसके अंदर आता है कंटक संशोधन, यानी फौजदारी न्यायालयों से संबंधित मामले। और छठा इसके अंदर आता है मंडल योनि, यानी सप्तांग सिद्धांत।
जो कौटिल्य के द्वारा दिए गए 6 सिद्धांत थी, सॉरी 7 सप्तांग सिद्धांत, राजा के 7 अंग होते हैं, उसको देखकर बताया गया था कि सप्तांग सिद्धांत दे रखा है, वो उसके अंदर था। देख लो सप्तांग सिद्धांत क्या था। सप्तांग सिद्धांत वो था कि राजा के जो मतलब सिर है, ठीक है, और सिर के ऊपर आंख है, सिर के अंदर आंख है, तो आंख के जगह तो दे रखा था इसके अंदर अमात्य, और कान को बता रखा है मित्र, यानी राजा की आंख है वो तो अमात्य, और राजा के कान है वो उसके है मित्र, और राजा की जो सेना है वो उसका है मस्तिष्क, यानी राजा का दिमाग क्या है, उसकी सेना है। और राजा का जो मुख है वो क्या है, राजा के मुख की संख्या दे रखी है कोष को, ठीक है। और राजा की बाहें, यानी राजा की बाहें क्या थी, वो है दुर्ग, ठीक है। और राजा की जंगा क्या थी इसके अंदर, जनपद, ठीक है। तो ये इसका सप्तांग सिद्धांत था जो हमें ध्यान में रखना है। उसमें से मतलब एग्जाम में प्रश्न तो नहीं आते हैं, लेकिन सप्तांग सिद्धांत के अंदर किसी अंग को पूछ ले, यानी सप्तांग सिद्धांत के अंदर राजा के कान किने कहा गया है, या कान को कौन सी संज्ञा दे रखी है, यानी मित्रता की दे रखी है कि राजा के कान उसके मित्र है, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं अर्थशास्त्र का प्रकाशन 1909 में श्याम शास्त्री द्वारा किया गया, जो वास्तव में उपलब्ध नहीं है, यानी जो 1909 में श्याम शास्त्री ने प्रकाशन किया था, तभी ये 1909 में आई थी, यानी शास्त्र जो कौटिल्य की वो नहीं, यानी उसको 1909 में श्याम शास्त्री ने प्रकाशन में किया। कौटिल्य ने गूढ़ पुरुष शब्द का प्रयोग गुप्तचरों के लिए किया। कौटिल्य ने गूढ़ पुरुष शब्द का प्रयोग किया, वो किसके लिए किया, वो गुप्तचरों के लिए किया। और गुप्तचर जो विभाग था, उस विभाग के लिए एक शब्द प्रयोग किया, उसे कहते हैं महामात्य सर्प, ठीक है। अर्थशास्त्र में जहाजरानी का भी उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने 9 प्रश्नों का उल्लेख किया, यानी इसके अंदर शास्त्र में 9 प्रकार के दास भी बताए गए हैं, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार भू राजस्व 1/6 भाग लिया जाना चाहिए, यानी कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में ये कहा था कि राजा को, कोई भी राजा हो, किसी भी जगह का शासक हो, उसे 1/6 भाग राजस्व कर लेना चाहिए, ठीक है, भू राजस्व कर लेना चाहिए। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है, और इस पर एक स्लोगन भी दे रखा है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था है, यानी खुद पर जो निर्भर हो वह अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी दूसरों पर आश्रित हो ऐसी अर्थव्यवस्था कभी भी खराब हो सकती है, लेकिन जो आत्मनिर्भर हो वह अर्थव्यवस्था सबसे बेस्ट अर्थव्यवस्था बताई गई है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, 5 स्टार रेटिंग दीजिए, और हम इसके अंदर भारतीय इतिहास के जो कितने भी महत्वपूर्ण पहलू वो सारे इसके अंदर देखेंगे। जैसे मान लो संपूर्ण इतिहास हम देखेंगे तो उसके अंदर हमारा प्राचीन इतिहास भी आएगा, मिडाइवल हिस्ट्री भी आएगा, मतलब मध्यकालीन इतिहास भी आएगा, और वो आधुनिक भारत का इतिहास है वो भी सारा आएगा।